अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं शफीक भाई। भैया जी सर, शुरू कर लें फिर? जी जी सर, बिस्मिल्लाह करें सर। जी ठीक। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम तक कर लिया था। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच। कहाँ पे आ गया? तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच, और यहाँ पर हमने कहा था कि ये बजट लाइन है फॉर एग्जांपल, और ये फॉर एग्जांपल ए बजट लाइन है, और फॉर एग्जांपल इस जगह पर हमने बजट लाइन के साथ इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट किया था, तो ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम हुआ था। तो इस जगह पर जो कॉम्बिनेशन हमारे पास आया था एक्स और वाई गुड का, वो हमारे पास था, यानी फॉर एग्जांपल वाई के 1 यूनिट और एक्स के 1 यूनिट फॉर एग्जांपल। तो दिस शोज कंज्यूमर्स equilibrium according to ordinal approach। तो ये हमने कल डिटेल से पढ़ लिया था, और मैंने आपसे कहा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को टेंजेंट होते हैं, और जहाँ पर ये टेंजेंट होते हैं वहाँ पर दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं। एक तो ये कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई इज़ इक्वल टू पी एक्स ओवर पी वाई, ये हमने डिस्कस किया था कि ये नेसेसरी कंडीशन है। और सफिशिएंट कंडीशन मैंने कहा था कि नेसेसरी कंडीशन शुड बी fulfilled at higher level of indifference कर्व। तो इसका मतलब ये है कि ये दो कंडीशंस जहाँ पे पूरी होती है वहाँ पर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है, और ये पॉइंट कौन सा है? दिस इज एट पॉइंट ई। तो पॉइंट ई पर ये दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व जो है इज टेंजेंट टू दी इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू दी बजट लाइन। तो जहाँ पर ये टेंजेंट होंगे वहाँ पर दोनों की स्लोप्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगी। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई कहते हैं, और स्लोप ऑफ बजट लाइन पी एक्स ओवर पी वाई है। तो ये ई पॉइंट पर ये सारा कुछ हो रहा था। तो ये तो था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम।
आज जो हमने पढ़ना है वो है इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर इफेक्ट्स, यानी इफेक्ट्स ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हमने पढ़ना है, इफेक्ट्स ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो वो कौन कौन से इफेक्ट्स हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें 3 इफेक्ट्स हैं जिन पर डिस्कशन करनी है। एक को हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट, और दूसरे को हम कहते हैं इनकम इफेक्ट, और तीसरे को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये 3 क्या हैं, इफेक्ट्स हैं, या ये कहिए कि ये नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने पढ़ने हैं। प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, और तीसरा कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये 3 इफेक्ट्स हमने पढ़ने हैं, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सा भला, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच जो अभी हमने पढ़ी है। तो ये प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और तीसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट को पीई कहते हैं, इनकम इफेक्ट को आईई कहते हैं, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम एसई कहते हैं। तो इसमें अब सबसे पहला जो है वो है प्राइस इफेक्ट ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर प्राइस इफेक्ट कैसे होता है। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पर प्राइस इफेक्ट, तो ये पहला जो है वो हमारे पास क्या है, प्राइस इफेक्ट पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट वन, प्राइस इफेक्ट। अच्छा, अब ये है तो काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको इतनी डिटेल से ये चीज़ें नहीं करा रहा। तो प्राइस इफेक्ट किसे कहते हैं, प्राइस इफेक्ट हम कहते हैं द इफेक्ट ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, the effects on consumers equilibrium with change in the price of commodity while the other goods prices and income remains the same। ये है जी प्राइस इफेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये बताता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज आने की वजह से किसी एक चीज़ की प्राइस में। लेकिन साथ अजम्पशन क्या क्या है, अजम्पशन ये है कि अदर गुड्स की प्राइसेस और इनकम चेंज ना हो। तो ये अदर गुड्स की प्राइसेस और इनकम क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये है जी प्राइस इफेक्ट। ठीक है, अब हम प्राइस इफेक्ट का एक डायग्राम बना लेते हैं। मैंने अभी बताया कि ये डिटेल्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको डिटेल्ड नहीं करा रहा, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको करा रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको सिंपल तरीके से कर लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि ये आपकी इनिशियल बजट लाइन है, ये आपकी इनिशियल बजट लाइन है, यानी INIT, इनिशियल बजट लाइन वो कौन सी है, AA है। और फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ पर जो
कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम होता है वो इस पॉइंट पर होता है, ये जहाँ पर बजट लाइन टेंजेंट हो रही एट दिस पॉइंट, ठीक है। ये इंडिफरेंस कर्व है पहला, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपके सामने हो चुका है। और यहाँ पर आप फर्ज करते हैं कि आप इस जगह पर x के जो यूनिट खरीद रहे हैं वो x1 खरीद रहे हैं, ठीक है जी, और y के भी कुछ यूनिट खरीद रहे हैं तो वो भी शो करना चाहते हैं तो वो भी कर दीजिए। तो फॉर एग्जांपल y के आप 2 यूनिट खरीद रहे हैं। ये तो बेसिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं, यही वाली बात जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये कहते हैं कि इफ द प्राइस ऑफ एक्स गुड फॉल्स, आपको पता है कि जब प्राइस ऑफ एक्स फॉल करेगी तो बजट लाइन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा, ये कल हमने डिस्कस किया था कि बजट लाइन रोटेट करेगी और रोटेट करके किधर चली जाएगी, राइट वर्ड चली जाएगी, और ये ए से क्या हो जाएगी, ए बी बन जाएगी। तो ये आपके सामने, आप बजट लाइन को क्या कर दें, रोटेट कर दें, और ये मैंने बजट लाइन को क्या कर दिए, रोटेट कर दिया आपके सामने, ठीक है ना। ये मैं इंडिफरेंस कर्व थोड़ा सा दोबारा बना दूं, ये आपके सामने, ठीक है ना जी। तो ये अब नई बजट लाइन बन गई ए बी। अब जारी सी बात है कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो कम हुई है, तो उसके नतीजे में आपकी जो रियल इनकम है, रियल इनकम जो है, या जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्स गुड, वो बढ़ गई। और अब आप पहले उसको ओ ए तक खरीद सकते थे मैक्सिमम, लेकिन अब आप उसको ओ बी तक खरीद सकते हैं। लेकिन एक्चुअली कितना खरीदते हैं वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताता है। एक्चुअली कितना खरीदते हैं वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताता है आपको, ठीक है ना जी। तो बजट लाइन जो होती है ना, बजट लाइन shows the potential purchasing। बजट लाइन आपको एक्चुअल परचेजिंग नहीं बताती, बजट लाइन आपको पोटेंशियल परचेजिंग बताती है। लेकिन इक्विलिब्रियम जो होता है, जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है शोज दी एक्चुअल परचेजिंग, ठीक है। बजट लाइन तो आपको पोटेंशियल बता देती है कि हाउ मच यू कैन परचेज। तो जहाँ पर अब इक्विलिब्रियम होता है, एक्चुअली परचेज तो आप वहाँ पे करते हैं ना, जैसे x1 खरीद रहे हैं और y2 खरीद रहे हैं, ये आपकी एक्चुअल परचेजिंग है। लेकिन एक बजट लाइन पर आप जब बात करते हैं ना, ये फॉर एग्जांपल क्वांटिटी एफ एक्स है, क्वांटिटी ऑफ वाई है, तो बजट लाइन, ये आपके पास बजट लाइन है, तो आप ये कॉम्बिनेशन भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं, ये भी। तो बजट लाइन पे तो कोई भी कॉम्बिनेशन खरीदा जा सकता है, इसलिए कि ये पोटेंशियल परचेजिंग बताती है कि आप इस ऑन द बजट लाइन यू कैन परचेज एनी ऑफ द बंडल ऑफ द टू गुड्स। लेकिन एक्चुअल परचेजिंग उस वक्त पता चलती है जब आप जहाँ पर बजट लाइन को इंडिफरेंस कर से टेंजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ टेंजेंट कर देते हैं तो ये एक्चुअल परचेजिंग है, ये वाली, ये एक्चुअल परचेजिंग को शो कर रहा है, समझ आ गई। लेकिन ये सारे जो हैं ऑन द बजट लाइन, ये किसको शो करते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो एक्चुअल परचेजिंग को शो करता है, बजट लाइन सिर्फ पोटेंशियल परचेजिंग को शो करती है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब प्राइस ऑफ एक्स बढ़ेगी, सॉरी कम होगी, तो रियल इनकम या परचेजिंग पावर एक्स के लिहाज से बढ़ जाएगी आपकी। अब आपको बजट लाइन बता रही है कि अब आप इतना खरीद सकते हैं ज़्यादा, ओ ए से बढ़कर ओ बी पर, लेकिन एक्चुअली खरीदता
खरीदते कितने ये आपकी मर्जी है। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आ जाते हैं इस जगह पे, और इस जगह पर इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये इक्विलिब्रियम हो गया और ये इंडिफरेंस कर्व 2 है। अब आपके सामने है कि ये जो इक्विलिब्रियम पहले हुआ था, अब इक्विलिब्रियम 2 पर हुआ है। यानी पहले इक्विलिब्रियम 1 पे था, अब इक्विलिब्रियम 2 पे हुआ है। और आप देखें कि अब जो कंज्यूमर है वो x के यूनिट x2 खरीद रहा है, लेकिन y के यूनिट्स जो हैं वो कम हो गए हैं y1। तो y के यूनिट्स कम करके x के यूनिट्स ज़्यादा खरीदे गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी प्राइस ऑफ x में कमी आएगी तो बजट लाइन रोटेट करेगी और कंज्यूमर इसके नतीजे में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो भी शिफ्ट करेगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट करके E1 से E2 पर चला जाएगा। और अब आप x के यूनिट्स, जब x की प्राइस कम हुई है तो जाहिर सी बात है अब x के यूनिट्स को बढ़ाएंगे और वो आप x1 से x2 पर चले गए हैं। आपको नज़र आ भी रहा है कि पहले x1 यूनिट ले रहे थे, अब आप x2 यूनिट ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले इक्विलिब्रियम E1 पे हो रहा था, अब E2 पर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जिस चीज़ की कीमत कम होती है उस चीज़ की क्वांटिटी में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। तो ये इसको हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं। और अगर हम E1 और E2 से एक कर्व गुजार दें, जैसे ये मैं आपको समझाने के लिए ये एक लाइन और खींच दी है, तो इसको हम कहते हैं PCC। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम PCC कहते हैं, यानी दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स में से ये जो कर्व गुजरा है इसको हम यानी PCC जो है, PCC कहते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व का मतलब ये है कि ये बताता है कि प्राइस की वजह से प्राइस में जब तब्दीली आती है तो फिर x1 और x2 यानी दोनों चीज़ों की कंजम्पशन में क्या तब्दीली आती है। और अगर आप इसमें से सिर्फ PCC ले आए तो ये PCC ये बना हुआ है ऐसे। तो ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 है और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट 2 है, ये देखें। बाकी सारा इसमें से छोड़ दें तो E1 पर आपको Y2 और इधर X1 नज़र आता है और E2 पर ये Y1 और ये X2 है। और आप जानते हैं कि E1 पर प्राइस ऑफ X जो है वो ज़्यादा थी और E2 पर प्राइस ऑफ X जो है वो कम थी, क्योंकि आपके सामने है कि E2 पर जाते ही कब है, जब X चीज़ की प्राइस में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जब कमी आती है तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना जी। इसका मतलब ये है कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर X चीज़ की कीमत ज़्यादा थी, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर X चीज़ की कीमत कम थी। तो जिस जगह पर, यानी इसको अगर हम टेबल की शक्ल में दे दें तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1 E2। तो प्राइस ऑफ X जो है फ़र्ज़ कर लें E1 पर P2 थी और इस पर P1 है, तो इधर क्वांटिटी ऑफ X जो है वो X1 थी तो यहाँ X2 है, और इधर क्वांटिटी ऑफ Y भी अगर देख लें तो ये Y2 थी और ये Y1 है। ये सारा चीज़ें हमने इस डायग्राम से चुनी है और ये डायग्राम हमने इस डायग्राम से बनाया है। समझ रहे हैं ना, तो आपके सामने है। ठीक है ना, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि प्राइस का इफ़ेक्ट क्या है। ये देखें कि जब कीमत में कमी आती है तो क्वांटिटी में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। इसका मतलब कि जो बजट लाइन यहाँ पे अगर आप देखें तो बजट लाइन भी नज़र आ जाएगी
ये ए बजट लाइन है और ये ए बी बजट लाइन है। तो ए बजट लाइन के ऊपर इक्विलिब्रियम E1 पे होता है और ए बी बजट लाइन पे इक्विलिब्रियम जो है वो E2 पर होता है। ये आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये प्राइस कंजम्पशन कर्व है। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या शो करता है? प्राइस कंजम्पशन कर्व शोज द कंजम्पशन of two goods after the change in price of one good। किसी एक चीज़ की प्राइस में चेंज आने की वजह से दोनों चीज़ों की कंजम्पशन में तब्दीली कितनी आती है, उसको शो करने वाला कर्व जो है वो प्राइस कंजम्पशन कर्व है। तो ये सिंपली मैंने आप लोगों को प्राइस इफ़ेक्ट समझा दिया। अब मैं मज़ीद इसकी डिटेल में जा तो सकता हूँ, क्योंकि प्राइस इफ़ेक्ट डिफरेंट गुड्स के लिए बनते हैं, लेकिन मैं उस डिटेल को एक तरफ रखते हुए आपको सिंपली प्राइस इफ़ेक्ट समझा दिया क्या है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है इनकम इफ़ेक्ट। जी, तो दूसरा जो है वो क्या है? इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। जब हमने इनकम इलास्टिसिटी को पढ़ा था तो उस वक्त हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन मज़ीद भी डिस्कशन कर लेते हैं इनकम इफ़ेक्ट के ऊपर भी। तो उसमें ये होता है कि जब आप ये कहते हैं कि क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, तो इनकम के बढ़ने से किसी चीज़ की डिमांड बढ़ भी सकती है, इनकम के कम होने से डिमांड कम भी हो सकती है। तो इनकम इफ़ेक्ट जो है वो पॉजिटिव कहलाता है। और ऐसा किन गुड्स के लिए होता है, ये मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, सुपीरियर गुड्स के लिए होता है और इनको हम नॉर्मल गुड्स भी कहते हैं। अच्छा, फिर अगर इनकम के बढ़ने से किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाए और इनकम के कम होने से किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इनकम इफ़ेक्ट। तो नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट जो होता है वो इंफीरियर गुड्स के लिए होता है, दैट इज़ फॉर इंफीरियर गुड्स। और तीसरी जो बात होती है कि इनकम के बढ़ने से या कम होने से अगर क्वांटिटी डिमांड अप्रॉक्सीमेटली सेम रहे तो उसको हम नेसेसिटीज़ कहते हैं। ये पहले डिस्कशन की हुई है मैंने आप लोगों के साथ। अब आप ये भी जानते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है ऑर्डिनल अप्रोच के अंडर जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इनकम की वजह से बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हुआ करती है। प्राइस की वजह से तो बजट लाइन रोटेट होती है, जैसे यहाँ पे अभी पढ़ा आपने कि ये देखें कि जब प्राइस चेंज होगी तो बजट लाइन रोटेट होती है। लेकिन जब इनकम की बात करते हैं, व्हेन देयर इज अ चेंज इन इनकम, बजट लाइन पे क्या फ़र्क पड़ता है? बजट लाइन शिफ्ट करती है, बजट लाइन शिफ्ट्स। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इनकम की वजह से बजट लाइन क्या करती है? शिफ्ट करती है। और प्राइसेस की वजह से बजट लाइन क्या करती है?
इनकम की वजह से बजट लाइन शिफ्ट करती है, प्राइसेस की वजह से बजट लाइन रोटेट करती है। और बाकी ये हमें इनकम के इफेक्ट्स पता होने चाहिए कि पॉजिटिव इनकम इफेक्ट कैसे होता है, किन गुड्स के लिए होता है, ठीक है ना जी। नेगेटिव इनकम इफेक्ट किन गुड्स के लिए होता है, और नेसेसिटीज के लिए इनकम इफेक्ट अप्रोक्सीमेटली क्या होता है। वो पॉजिटिव ही होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है ना जी। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो नॉर्मल, ये सुपीरियर, नॉर्मल, या इनको लग्जरीज भी कहते हैं, लग्जरीज भी कहते हैं ये पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। नॉर्मल गुड को भी, नेसेसिटीज को भी नॉर्मल गुड कहते हैं। कि नॉर्मल गुड्स दो होती हैं, नॉर्मल नेसेसिटीज और नॉर्मल सुपीरियर। अच्छा, अब हम इनकम इफेक्ट का डायग्राम देखते हैं। इनकम इफेक्ट में फिर वही बात है, ये एक्स गुड है और ये वाई गुड है, और फर्ज करते हैं कि ये नॉर्मल गुड है और ये भी क्या है, नॉर्मल गुड है। तो दोनों गुड्स क्या है, नॉर्मल हैं। और ये आपके पास ओरिजिनल बजट लाइन है ए, ठीक है जी। और अब हम यहाँ पे कहते हैं कहीं पर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको पता है, जहाँ बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होते हैं वहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो गया। और यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल x1 के इतने यूनिट ले रहे हैं और y के आप इतने यूनिट ले रहे हैं। अब क्या होता है, अब ये होता है कि इफ़ इनकम इंक्रीजेस, इनकम बढ़ जाती है तो बजट लाइन क्या करती है, बजट लाइन शिफ्ट करती है और राइटवर्ड चली जाती है, या जिसे हम आउटवर्ड कहते हैं। और वो ए से क्या हो जाती है, ए से वो बी हो जाती है। तो यहाँ पर आप बजट लाइन को शिफ्ट कर दें, ये बजट लाइन की शिफ्टिंग आपको नज़र आ रही, ये बी और ये बी। और अब फॉर एग्जांपल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, इस जगह पे हो जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम हुआ IC2, और देखें तो एक्स चीज़ की क्वांटिटी भी बढ़ गई और वाई की भी बढ़ गई। इस क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो बजट लाइन एक ए है और एक क्या है, बी है। इसके ऊपर जो इनकम है वो फ़र्ज़ कर ले इनकम Y1 है और इसके ऊपर Y2 है। तो ए पर इनकम कम है और बी पर इनकम ज़्यादा है। जब इनकम ज़्यादा हुई तो बजट लाइन शिफ्ट कर गई, और उसके नतीजे में एक्स की क्वांटिटी और वाई की क्वांटिटी आपके सामने। लेकिन ये भी याद रहे कि दोनों गुड्स क्या हैं, नॉर्मल गुड्स हैं। तो पहले इक्विलिब्रियम पर, E1 इक्विलिब्रियम पर, और फिर यहाँ पर E2 इक्विलिब्रियम पर, ये दो इक्विलिब्रियम हैं पॉइंट्स, एक E1 है और एक क्या E2 है। तो E1 पर अगर आप देखें तो आप x के x1 ले रहे हैं और y के y1 ले रहे हैं, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स भी अगर आप ले लें तो यहाँ पर E1 है और यहाँ पर E2। E1 पर अगर आप चेक करें तो आप x1 और y1 ले रहे हैं, और अगर आप चेक करें किसके ऊपर, E2 इक्विलिब्रियम पे चेक करें तो E2 के ऊपर आप x के यूनिट x2 ले रहे हैं और y के y2 ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब इनकम बढ़ती है तो आप x के यूनिट भी बढ़ा देते हैं और y के यूनिट भी बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब दोनों गुड्स के ऊपर इनकम के बढ़ने से पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि इनकम बढ़ती है तो x की, ये देखें x की कंजम्पशन भी बढ़ गई, y की भी बढ़ गई। तो दोनों के ऊपर इनकम इफेक्ट क्या हुआ, पॉजिटिव। ये देखें इनकम में इजाफा होने से क्या हो रहा है, दोनों चीज़ों की कंजम्पशन में इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पर ये इनकम इफेक्ट नज़र आ गया। और अगर हम इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स में से एक कर्व बना दें, जैसे ये मैंने अभी एक कर्व बनाया है, तो इसे हम कहते हैं ICC। ICC किसे कहते हैं, ICC जैसे आपने PCC कहा था, तो ICC कहते हैं इनकम कंजम्पशन
कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व ये बताता है कि इनकम में तब्दीली आने की वजह से दोनों चीज़ों की कंजम्पशन में कितनी तब्दीली आती है। तो यहाँ पर इनकम में इजाफा हुआ, बजट लाइन क्या हो गई, शिफ्ट हो गई इनकम में इजाफा होने की वजह से, और उसकी वजह से आपने एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा दिया और वाई की क्वांटिटी को भी बढ़ा दिया। एक्स की क्वांटिटी x1 से x2 पर चली गई और वाई की क्वांटिटी भी y1 से y2 पर चली गई। तो अगर इनकम में इजाफे की वजह से दोनों चीज़ों की कंजम्पशन में इजाफा हुआ है तो दोनों गुड्स क्या कहलाएंगी, दोनों गुड्स नॉर्मल गुड्स कहलाएंगी, क्योंकि इनकम इफेक्ट क्या आया है, पॉजिटिव आया है। ठीक है ना जी, ये क्लियर। अच्छा, अब अगली बात है कि अगर ये केस हमने बनाया है, नंबर 1 केस, इफ बोथ गुड्स आर नॉर्मल गुड्स, इफ बोथ गुड्स आर नॉर्मल गुड्स, ये पहला केस है। ठीक है, अगर दोनों गुड्स नॉर्मल गुड्स हों तो इनकम इफेक्ट क्या होगा वो आपके सामने है। अच्छा, अब हम दूसरा इफेक्ट बनाते हैं। दूसरा इफेक्ट ये है, इफ वन गुड इज नॉर्मल यानी सुपीरियर एंड अदर गुड इज इंफीरियर, ये है जी। इफ वन गुड इज नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब सुपीरियर, यानी एक गुड नॉर्मल है और एक गुड इंफीरियर है, और हमने क्या शो करना है, हमने इनकम इफेक्ट को शो करना है। तो ये हम अब शो कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें कि फॉर एग्जांपल हम किसी एक चीज़ को नॉर्मल कर देते हैं, ये y गुड है, ये x गुड है, और फर्ज कर लें कि ये आपके पास नॉर्मल गुड है, नॉर्मल, सुपीरियर या लग्जरी जो भी कहना चाहते हैं, कोई मसला नहीं। आदि अच्छा, तो ये नॉर्मल गुड है और ये क्या है, ये इंफीरियर गुड है, और ये आपके पास OAA ओरिजिनल बजट लाइन है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर डेटा जनरेट कर लें, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और यहाँ पर बजट लाइन है, फिर क्या लिखा था, इनकम, फिर क्वांटिटी ऑफ एक्स और फिर क्वांटिटी ऑफ वाई, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये ओरिजिनल बजट लाइन है AA, और फर्ज कर लें चूँकि यहाँ पर इस जगह पर जो इनकम है वो y1 है और y1 कम इनकम है। कम इनकम के ऊपर इंफीरियर गुड की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ये देखें, कम इनकम के ऊपर इंफीरियर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और कम इनकम के ऊपर सुपीरियर की गुड क्वांटिटी कम होती है। ये दोनों बातें जहन में रखते हुए कि इनकम कम है, इनकम कम है तो फिर आप सुपीरियर गुड को थोड़ा ख़रीदेंगे, और इनकम कम है तो आप इंफीरियर गुड को ज़्यादा ख़रीदेंगे। ये बात जहन में रखते हुए आप देखें कि पॉइंट कहाँ पे आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो चूँकि इनकम कम है तो आप इंफीरियर को क्या करेंगे, ज़्यादा ख़रीदेंगे। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा, समझ रहे हैं। क्योंकि इस जगह पर आप, चूँकि आमदनी कम है ना आपकी, तो E1 इक्विलिब्रियम होगा, और ये यहाँ पर बजट लाइन टेंजेंट, डिफरेंस कर्व टेंजेंट करेगा इसके साथ। उसकी वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि यहाँ पर आप x के यूनिट्स x2 लेंगे और y के यूनिट्स आप y1 लेंगे। वजह क्या, क्योंकि इनकम जब कम होती है तो कम इनकम पर आप x क्या है,
एक्स इंफीरियर है ना, और ये कौन सी है, ये सुपीरियर है या नॉर्मल जिसे कहते हैं। तो जब आपकी आमदनी कम हो तो आप जाहिर सी बात है इंफीरियर ज़्यादा खरीदेंगे, और इनकम कम होने पर आप इंफीरियर को कम खरीदेंगे, क्योंकि आमदनी नहीं है तो सुपीरियर कैसे खरीद सकते हैं ज़्यादा। इसलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे आएगा, और ये पॉइंट ये आपके सामने, ये y1 और ये x2। अब अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है तो फिर क्या करेंगे। तो इनकम जब बढ़ेगी तो बजट लाइन क्या करेगी, बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगी। ये आपने बजट लाइन शिफ्ट कर दी, बी बी हो गई, यहाँ पर आप बी बी बजट लाइन शो कर दें। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, अब इक्विलिब्रियम E2 पर होगा, लेकिन आप जेन में रहे कि इनकम बढ़ चुकी है। जब इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर की क्वांटिटी पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, अकॉर्डिंगली, और सुपीरियर की क्वांटिटी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। ये आपको ये थ्योरी बता रही है यहाँ पे, ये देखें कि जब इनकम ज़्यादा होती है तो आप सुपीरियर गुड की डिमांड ज़्यादा करते हैं। ये सुपीरियर के लिए लिखा हुआ है ना आपने सारा कुछ, ये वाला ये सारा सुपीरियर के लिए लिखा हुआ है, और इनकम ज़्यादा होने पर आप इन्फीरियर की डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये चीज़ दोनों जेन में रखते हुए पॉइंट यहाँ पे लेके आएंगे, तो आपका जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इस जगह, जब इस जगह पे आएंगे तो इक्विलिब्रियम ये होगा, और इस जगह पे देखें कि पहले इक्विलिब्रियम जो है वो E1 पे हो रहा था, और अब देखें तो आपको नज़र आएगा कि अब इनकम के बढ़ने के बावजूद आपने एक्स की क्वांटिटी पहले से क्या कर दी है, कम कर दी। ये एक्स की क्वांटिटी पहले से कम हो गई और वाई की क्वांटिटी पहले से बढ़ गई है, y2 पर चली गई, है ना। ये देखें एक्स की क्वांटिटी कम हो गई है और वाई की क्वांटिटी, वाई गुड की क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आमदनी में इजाफा होता है तो इंफीरियर गुड की डिमांड में कमी आ जाती है, नेगेटिव इनकम फैक्ट हो गया, ये नेगेटिव इनकम फैक्ट है। और इसके साथ देखें तो पॉजिटिव इनकम फैक्ट आपको नज़र आएगा कि इनकम बढ़ रही है तो आपने वाई की क्वांटिटी भी बढ़ा दी। यहाँ वाई का मतलब इनकम है, यहाँ वाई का मतलब वाई गुड है, तो इसमें कन्फ्यूजन न करना। अब आप इनको मिला देंगे तो क्या बनेगा, आईसीसी बनेगा, इनको मिला दीजिए। लेकिन ये चीज़ जेन में रखें कि आपने क्या किया है, तो इन इन पॉइंट्स को मिलाना है आपने। तो ये मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लूँ, ये ठीक है जी। और ये डिफरेंस क्या है, तो ये इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स में से गुजरता हुआ ये आईसीसी जाएगा आपके पास, समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके सामने आईसीसी जो है, आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि आईसीसी की टेंडेंसी हमेशा उस तरफ होगी जिस तरफ नॉर्मल गुड होगी, ये ज़हन में रखें। और इधर देखें आईसीसी की टेंडेंसी वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा है। आईसीसी हैज़ द टेंडेंसी टूवर्ड्स नॉर्मल गुड्स या सुपीरियर गुड्स, जहाँ पे आपने प्लॉट की होती हैं, सुपीरियर गुड या नॉर्मल गुड एक्सिस, ठीक है। अच्छा, जैसे अब आप उलट कर लें कि यहाँ पर तो आपने नॉर्मल गुड जो है वो वाई गुड को कहा था और इन्फीरियर गुड जो है वो एक्स गुड को कहा था। अब आप इसी का ही दूसरा केस कर लें कि इफ़ क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है, क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है उसको आप नॉर्मल कर लें, इज़ नॉर्मल गुड एंड क्वांटिटी ऑफ वाई इज़ इन्फीरियर। अब देखते हैं क्या होता है। ये x और ये y और ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम आपके पास, इनिशियल इक्विलिब्रियम ये। अच्छा, आप देखें कि अब नॉर्मल गुड कौन सी है, x गुड नॉर्मल है, ये नॉर्मल गुड है,
और ये कौन सी गुड है, इंफीरियर है। तो ये जो बजट लाइन है ए बजट लाइन जो ए है, यहाँ पर इनकम जो है वो Y1 है, यानी कम इनकम है। और इक्विलिब्रियम अब बताएं कहाँ पे होगा, एक्स के यूनिट आप कितने खरीदेंगे और क्वांटिटी ऑफ वाई गुड के कितने यूनिट। तो जाहिर सी बात है, वही बात है कि कम इनकम है तो कम इनकम के ऊपर आप इंफीरियर जो है वो ज़्यादा खरीदेंगे। जब ज़्यादा खरीदेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आएगा पहला। और ये फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम है यहाँ पर IC1 पे। और यहाँ देखें आप y के यूनिट 2 खरीद रहे हैं और x के यूनिट आप x1 खरीद रहे हैं। तो x के यूनिट कम खरीद रहे हैं और y के यूनिट आप ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि y कौन सी है, y इंफीरियर है और ये नॉर्मल गुड है ना। अब इनकम में इजाफा होता है, तो इनकम में इजाफा होने से y बजट लाइन शिफ्ट कर जाती है। जब बजट लाइन शिफ्ट करेगी, अब इनकम में इजाफा हो गया है, तो आप अब नॉर्मल गुड को क्या करेंगे, पहले से ज़्यादा खरीदेंगे, लेकिन इंफीरियर को पहले से क्या कर देंगे, कम। ये जब करेंगे तो आपको पॉइंट इसके नीचे लेना पड़ेगा यहाँ पे। उसकी वजह ये है कि यहाँ से देखें तो एक्स के यूनिट्स तो बढ़ गए, x1 से x2, चूँकि नॉर्मल गुड है और इंफीरियर गुड है, तो इनकम के बढ़ने से इंफीरियर गुड की क्वांटिटी पहले से कम होनी है। तो ये कम करने के लिए आपको पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा ताकि ये कम हो। तो ये y के यूनिट y1 कम हो गए, तो इन पॉइंट्स को अब फिर दोबारा से आप मिला देंगे तो ये ICC बन जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 और इक्विलिब्रियम पॉइंट 2। अब भी देखिए ICC की टेंडेंसी किस तरफ है, जिधर नॉर्मल गुड है। पहले नॉर्मल गुड इधर थी तो ICC इधर को जा रहा था, ये देखें इस तरफ को, लेफ्ट y एक्सिस की तरफ जा रहा था, और अब आपके सामने वो किधर जा रहा है आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया जी, इनकम इफेक्ट समझ आ गया आपको। अच्छा, इनकम इफेक्ट के बाद जो एक और डायग्राम रह गया है वो ये कि नेसेसिटीज़ के हवाले से। फॉर एग्जांपल चौथा बनाते हैं, इफ वन गुड इज नेसेसिटी एंड अदर गुड इज नॉर्मल लग्जरी। ठीक है, तो ये देखें, ये क्वांटिटी ऑफ x, ये क्वांटिटी ऑफ y, और फर्ज कर लीजिए कि y गुड जो है वो नॉर्मल गुड है और x गुड जो है वो नेसेसिटी है। ये बजट लाइन है ओरिजिनल ए, और फर्ज कर रहे हैं आपका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे हो रहा है। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर आप x के यूनिट x1 ले रहे हैं और y के यूनिट आप y1 ले रहे हैं। अब क्या होता है, इनकम में इजाफा हो जाता है। जब इनकम में इजाफा होता है तो बजट लाइन शिफ्ट कर जाती है और बजट लाइन ए से बी हो जाती है। अब आप बताइए, इधर x चीज़ नेसेसिटी है, तो नेसेसिटी का हमने पढ़ा था इधर कि नेसेसिटी जो होती है उसमें इनकम बढ़े या कम हो जाए, नेसेसिटी में डिमांड क्या रहती है, अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है। तो अब हमें x की क्वांटिटी को सेम रखना पड़ेगा। जब हम सेम रखेंगे तो इसके बिल्कुल सामने पॉइंट लेना पड़ेगा यहाँ पे। जब हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो अब ये इक्विलिब्रियम IC2 पे ये होगा, यानी पहला इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा। और देखें, क्योंकि x गुड नेसेसिटी थी और y नॉर्मल, तो y की क्वांटिटी में तो इजाफा हुआ है लेकिन x की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया। और इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें यहाँ से तो ये आपके पास ICC वर्टिकल बन जाता है। समझ आ गई? इसका मतलब ये कि अगर x गुड नेसेसिटी होगी तो ICC वर्टिकल बन जाएगा, और अगर y गुड नेसेसिटी होगी तो फिर ICC हॉरिजेंटल बन जाएगा। और अगर x गुड नॉर्मल होगी
और वाई गुड इन्फीरियर होगी तो एक्स ICC जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। ठीक है ना जी। और इधर भी आप देखें ICC जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि इसकी टेंडेंसी वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा है। तो ये है जी आखिरी केस। इसमें क्या करते हैं, इसमें हमने क्या किया है, इधर x को नॉर्मल कर लेते हैं और y को क्या कर लेते हैं, नेसेसिटी कर लेते हैं। ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये एक और डायग्राम इसमें देखें तो फॉर एग्जांपल पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पे हुआ है, सॉरी ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है जो यहाँ पे हुआ है एट दिस पॉइंट, और ये IC1 है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम हुआ। यहाँ पे आपने y के y1 यूनिट और इधर x के आपने x1 यूनिट खरीदे। ये ए बजट लाइन है। ठीक है। ओहो ये चीज़ ठीक है जी। अब क्या होता है, अब ये होता है कि इनकम में इजाफा होता है। इनकम में इजाफा होगा तो बजट लाइन क्या करेगी, शिफ्ट करेगी। तो बजट लाइन शिफ्ट की और अब आप जानते हैं कि वाई गुड क्या है, वाई गुड नेसेसिटी है। तो वाई की क्वांटिटी सेम रहेगी, ये सेम। और अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाए IC2 और सिर्फ x की क्वांटिटी में इजाफा होगा। और अगर हम इन पॉइंट्स को मिला दें तो ये ICC हॉरिजेंटल बन जाएगा आपके सामने। ठीक है जी। तो ये क्लियर होगी बातें। अच्छा, अब अगर हम इस चीज़ को एक समरी डायग्राम में बना लें, ये y ये x, और अगर हम ये कहें कि ये ICC1 है, ये ICC2 है, ये ICC3 है। ठीक है। और ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये ICC4 है और ये कह देते हैं हम आपको ये ICC5 है। तो क्या कहेंगे, इसका मतलब ये है कि ICC1 के ऊपर ICC पॉजिटिवली स्लोप्ड है ना, तो बोथ गुड्स आर नॉर्मल। ICC2 के ऊपर x और y, x जो है वो y जो है वो नेसेसिटी है और x जो है वो नॉर्मल है। ICC3 पे चले जाएं और x और y पे देखें तो ICC3 के ऊपर x नेसेसिटी है और y नॉर्मल है। ठीक है। ICC4 के ऊपर चले जाएं तो x और y के अंदर x नॉर्मल है और y इंफीरियर है। ICC5 पे चले जाएं तो इसकी ICC5 ये है ना यहाँ से, तो इसकी टेंडेंसी देखें y की तरफ ज़्यादा है। तो y क्या होगी, y नॉर्मल होगी और x क्या होगी, इंफीरियर होगी। तो आप ICC को देख के भी बता सकते हैं कि गुड्स कौन सी है। तो ये है जी इनकम इफेक्ट। ठीक है, इनकम इफेक्ट समझ आ गए। अच्छा, अब आ जाइए आखिरी चीज़, आखिरी है इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में ये होता है कि
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसको हम SE कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है, दैट शोज द change in quantity of X तो ये है जी इसकी डेफिनेशन, जिसके अंदर अब ये देखें, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है ये बताता है कि एक्स चीज की क्वांटिटी में कितनी तब्दीली आएगी जब प्राइस ऑफ एक्स में तब्दीली आएगी। ये तो यहाँ तक तो प्राइस इफेक्ट की बात है, क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स में तब्दीली की वजह से क्वांटिटी ऑफ एक्स में तब्दीली आ रही है। यहाँ तक इसका मतलब ये है कि चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स की वजह से चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स हो रहा है, बट अंडर टू कंडीशंस हो रहा है। पहली बात कि आपकी रियल इनकम सेम रहे, उसमें कोई तब्दीली ना आए, और आपकी सेटिस्फैक्शन में कोई तब्दीली ना आए। चेंज को मैंने काटा हुआ, इसका मतलब रिमेन्स द सेम। तो ये एक्चुअली है तो प्राइस इफेक्ट ही, लेकिन इन दो कंडीशंस के तहत है। अगर यही प्राइस इफेक्ट इन दो कंडीशंस के तहत हो जाए तो इस प्राइस इफेक्ट को हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि रियल इनकम या परचेजिंग पावर और सेटिस्फैक्शन लेवल रिमेन्स द सेम। रिमेन्स द सेम मीन्स कि चेंज ना आए। तो इसका मतलब प्राइस ऑफ एक्स में तब्दीली, यानी किसी एक चीज़ में तब्दीली, कोई दूसरी चीज़, उसी चीज़ की क्वांटिटी में तब्दीली आएगी, लेकिन ना तो रियल इनकम चेंज करनी है और ना ही सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज करना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। इसका डायग्राम मैं ऐसे बना देता हूँ। ये देखें, ये है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके पास ओरिजिनल बजट लाइन है जिसको हमने ए का नाम दिया। अब क्या होता है, अब ये होता है कि प्राइस ऑफ एक्स में कमी आती है, जिसकी वजह से बजट लाइन क्या करती है, रोटेट करती है। रोटेट करके ए से वो क्या हो जाती है, AB हो जाती है, यानी रोटेट राइट वर्ड। तो ये आप रोटेट कर दीजिए। ये हमने बजट लाइन रोटेट कर दी, और अब ये जो ए से AB पर गए हैं, ये बता रहा है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ एक्स बढ़ गई है। तो प्राइस इफेक्ट जब भी होगा
जब ये प्राइस में तब्दीली आई है ना, तो प्राइस इफेक्ट तो हुआ। जब भी प्राइस इफेक्ट होगा तो रियल इनकम में तब्दीली आएगी, और ये यहाँ पे नज़र आ रही है कि प्राइस में तब्दीली की वजह से रियल इनकम जो है वो तब्दील हो गई है, यानी रियल इनकम आपकी बढ़ गई है। बजट लाइन रोटेशन का मतलब ही यही है कि आपकी रियल इनकम में इजाफा हो गया, और ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि पहले आपकी एक्स के लिहाज से रियल इनकम इतनी थी, अब आपकी रियल इनकम ओ ए से बढ़कर ओ बी तक चली गई है। ये रियल इनकम में आपका इजाफा हो गया है। लेकिन प्राइस इफेक्ट में तो रियल इनकम बढ़ती है या चेंज होती है कह लीजिए, क्योंकि कीमत बढ़ेगी तो रियल इनकम कम हो जाएगी। यहाँ तो कीमत में कमी आ रही है ना, तो रियल इनकम में यहाँ पे इजाफा हो गया है ना। और दूसरा आपने प्राइस इफेक्ट में देखा था, ये देखें, प्राइस इफेक्ट में आपने देखा था कि प्राइस इफेक्ट में ये देखा था कि सेटिस्फेक्शन लेवल भी चेंज हो जाता है। यानी पहले IC1 पे थे तो फिर IC2 पे चले गए, समझ रहे हैं ना? इसका मतलब रियल इनकम भी चेंज होती है। रियल इनकम पहले OA थी, अब OB हुई थी। तो प्राइस इफेक्ट जब होगा तो रियल इनकम भी चेंज होती है और सेटिस्फेक्शन भी चेंज होती है। लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे जाते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमने ये बात तय करनी है कि रियल इनकम को चेंज नहीं करना और सेटिस्फेक्शन को भी चेंज नहीं करना। तो उसका तरीका ये है कि जितनी आपकी रियल इनकम में इजाफा हुआ है उतनी ही कमी कर दीजिए, उसके पैरेलल एक लाइन शिफ्ट करके, जैसे मैं अब कर रहा हूँ। ये मैंने एक लाइन शिफ्ट कर दी, दोबारा बना लेते हैं सॉरी। अच्छा, ये मैं बता रहा था कि रियल जितनी रियल इनकम में इजाफा हुआ उतनी कमी कर दें। तो ये इसके पैरेलल, यानी पर्पल लाइन के पैरेलल आपने ये लाइन शिफ्ट कर दी। इस लाइन को हम, यहाँ 3 बजट लाइंस बनी हुई हैं। ए जो है ए जो है वो ओरिजिनल बजट लाइन है, बी जो है वो रोटेटेड बजट लाइन है, ए बी जो है बजट रोटेटेड बजट लाइन है, और सी जो है वो कंपनसेटेड बजट लाइन है। ठीक है जी। और अब हम अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम शो करें, एक पॉइंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट हम ओरिजिनल बजट लाइन पे शो करें, एक कंपनसेटिंग लाइन पे शो करें, तो एक इंडिफरेंस कर्व बनता है जैसे ये। ठीक है, ये IC1 है। और ये देखेंगे पहला इक्विलिब्रियम यहाँ पे हुआ है, और फर्ज कर लें इस रोटेटेड बजट लाइन के ऊपर जो दूसरा इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे हुआ है E2 पे, ये IC2 है। और अगर हम E1 पे पॉइंट ले लें एक, और एक E2 पे ले लें, तो ये X1 है, ये X3 है। तो X1 से X3 तक देखें, E1 से E2 पॉइंट जो आता है
वो एक E1 आ रहा है ओरिजिनल बजट लाइन पे और E2 जो आ रहा है वो रोटेटेड पे आ रहा है। तो ये प्राइस इफेक्ट है, ठीक है ना जी, ये प्राइस इफेक्ट है, ये प्राइस इफेक्ट है। और अगर आप E1 से E3 पर चले जाएं तो ये आपके पास X3 आ जाएगा। तो X1 से X3 तक जो है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप देखें कि सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि एक ही इंडिफरेंस कर्व पे जब हम होते हैं तो सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज नहीं होता। तो E1 और E3 जो है वो IC1 पर ही आ रहे हैं, एक ही इंडिफरेंस कर्व पे आ रहे हैं, तो ये कंडीशन तो पूरी हो गई। दूसरा, जितनी आपकी परचेजिंग पावर कम हुई थी आपने उतनी परचेजिंग पावर कम कर दी, सॉरी जितनी परचेजिंग पावर बढ़ी थी आपने उतनी कम कर दी, क्योंकि ए बी जो है उसके पैरेलल आपने CC कंपनसेटिंग लाइन ड्रॉ की है, जो ये बताती है कि आपकी जो रियल इनकम है वो सेम हो गई। तो इसका मतलब E1 पर और E3 पर, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 पर और E3 पर आपकी रियल इनकम भी क्या है, सेम है। और अब आप देखें कि अब जो X1 से X3 तक आपने तब्दीली लेके आए हैं ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और अगर हम E3 से E2 पर बात करें तो E3 पॉइंट आ रहा है CC पर और E2 पॉइंट आ रहा है AB पर, और ये दोनों लाइंस एक्चुअली ज़रा गौर करें तो दोनों शिफ्टेड लाइंस हैं। इसका मतलब जब जब बजट लाइन शिफ्ट होती हैं तो वो इनकम इफेक्ट होता है। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है, ये क्या है, ये इनकम इफेक्ट को शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइस इफेक्ट है वो है X1 से लेके X3 तक, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो X1 से X3 तक, सॉरी ये थोड़ी सी गलती हुई है, ये X2 है। और इनकम इफेक्ट जो है वो X2 से ये है तीनों इफेक्ट की स्टोरी। ठीक हो गया जी, बात समझ में आ गई। थोड़ा सा मुश्किल होता है ये टॉपिक, और मैंने इतनी डिटेल से भी नहीं बताया ये वैसे, क्योंकि ज़रूरत नहीं है आपको इतनी डिटेल से बताने की, ये बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। तो इतना ही काफ़ी है जितना मैंने बताया। यहाँ से एक बात समझ में आई कि प्राइस इफेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के बराबर है ना, क्योंकि प्राइस इफेक्ट X1 से X3 तक है और इन ये टोटल प्राइस इफेक्ट इन दो इफेक्ट्स के समीशन के बराबर है, यानी X1 से लेके X3 तक ये है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है X1 से लेके X2 तक, और इनकम इफेक्ट है X2 से लेके X3 तक।
तो इससे ये समझ आ गई कि प्राइस इफेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का समीशन है। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का पढ़ लेते हैं, और वो है कंज्यूमर्स सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस ये होता है विलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। इसका मतलब ये है कंज्यूमर सरप्लस इज व्हाट द कंज्यूमर is willing to pay and what he actually pays। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं, सॉरी, कंज्यूमर सरप्लस is the difference, consumer surplus is the difference what the consumer यानी कंज्यूमर सरप्लस वो डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, what the consumer is willing to pay, what the consumer is willing to pay and what he actually pays। तो जो वो पे करता है और जो पे करना चाहता है, दोनों का डिफरेंस। उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कंज्यूमर सरप्लस है। मतलब आप जब एक शॉप पे जाते हैं तो आप सोचते हैं किसी एक चीज़ को देख के, फॉर एग्जांपल एक कोई कपड़े ही खरीदने के लिए जाते हैं तो आप कहते हैं मैं इसके लिए 2000 रुपये दे दूंगा। ये आप अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं कि मैं विलिंग हूँ, विलिंग है ना, विलिंग होते हैं। तो विलिंग टू पे कितना भला, कि जी मैं इसका 2000 रुपये दे दूंगा या दे दूंगी। ये आप दुकानदार को नहीं बताते। फिर आप दुकानदार से पूछते हैं, दुकानदार आपको कहता है कि इसकी कीमत 2500 रुपये है। आप उससे बारगेनिंग करते हैं और बारगेनिंग करते करते आप एक्चुअली जो उसको पे करते हैं वो फर्ज कर लें आप 1800 पे कर देते हैं। तो इसका मतलब आप तो 2000 रुपये पर भी खरीदने के लिए तैयार थे, 2000 पर भी खरीदने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने उसको थ्रू बारगेनिंग पार कितने पे ले आए, 1800 पे। तो विलिंग प्राइस आपकी कितनी थी, 2000, और एक्चुअली आपने कितने पे किए, 1800। तो 200 रुपया जो है वो आपका कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। कंज्यूमर सरप्लस या तो जीरो होता है या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। जीरो मतलब कि 2000 पे खरीदना चाहते थे और 2000 पे ही खरीद लिया तो कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो जाएगा। ये नहीं होगा कि 2000 पे खरीदना चाहते थे और 2100 का खरीद लिया, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिलिंग प्राइस से ऊपर तो आप खरीद नहीं सकते। इसलिए कंज्यूमर सरप्लस कभी नेगेटिव नहीं होता है, या जीरो होता है या पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया, कंज्यूमर सरप्लस समझ आ गया आपको। और ये चीज़ आपको इधर डायग्राम से भी समझा देते हैं। ये डिमांड कर्व, सिंपली डिमांड कर्व से समझ आ जाएगा। ये डिमांड कर्व है और फर्ज कर लें आप यहाँ पर 2000 रुपये में ख़रीदना चाहते थे, लेकिन आपने एक्चुअली कितने का ख़रीदा है, 1800 का। ये आपकी विलिंग प्राइस है
और ये कौन सी है, ये आपकी मार्केट प्राइस है या पेड प्राइस है। तो ये दोनों का डिफरेंस जो है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है ये कंज्यूमर सरप्लस है, समझ गए। दिस वन, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया ये कंज्यूमर सरप्लस है, जिसको मैंने बोल्ड कलर्ड कर दिया, रेड कलर कर दिया, ये कंज्यूमर सरप्लस है, ठीक है ना जी। और ये आपको नज़र आ रहा है कि ये मैंने डिमांड कर्व बनाया है, सॉरी, ये मैंने डिमांड कर्व बनाया है, ये डिमांड कर्व है। तो इसके नीचे अंदर जो मैंने ये शेडेड एरिया किया है, ये शेडेड एरिया सारा क्या है, ये सारा शेडेड एरिया, ये दिस इज़ कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। और ये क्या है, इस पे बिलिंग प्राइस ये थी, एक्चुअल प्राइस ये थी। इसका मतलब कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया, कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया below the demand curve and above the market price और पेड प्राइस, या एक्चुअल प्राइस भी कहते हैं, पेड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, समझ गए। तो ये देखें, ये एरिया बिलो द डिमांड कर्व है, ये बिलो द डिमांड कर्व है, एरिया बिलो द डिमांड कर्व, ये बिलो द डिमांड कर्व है जो शेडेड एरिया, और अबव द मार्केट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है। तो इसका मतलब ये, इसको मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, इसको पेड प्राइस भी बोलते हैं, या एक्चुअल प्राइस भी बोलते हैं इसको, इसको समझ गए। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये सारा कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस की दो डेफिनेशन हमें समझ आ गई। एक ये कंज्यूमर सरप्लस इज व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज, उसका जो डिफरेंस है वो कंज्यूमर सरप्लस है। और अगर डिमांड कर्व पे चलें जाए तो डिमांड कर्व के नीचे वाला हिस्सा, ये वाला, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, और इस मार्केट प्राइस से अबव वाला, ये इससे ऊपर, और ये डिमांड कर्व के नीचे ये वाला एरिया, जिसको मैंने अभी अब कलर कर रहा हूँ ग्रीन, ये सारा एरिया कंज्यूमर सरप्लस बन गया। यही लिखा है कि एरिया बिलो द डिमांड कर्व और अबव द मार्केट प्राइस, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है जी। दिस इज कंज्यूमर सरप्लस, दिस इज एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है जी। तो ये है जी स्टोरी। अच्छा, यहाँ पे आके ये ख़त्म हो गया। कल हम आखिरी चैप्टर जो है हमारा वो पढ़ेंगे, और फिर ये हमारा सिलेबस इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर लें, फिर आगे चलते हैं, वरना वाइंड अप करते हैं। हाँ जी, ये लेकिन सर रियल इनकम तो सेम नहीं रही। अच्छा, ये आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का सवाल कर रही हैं ना मुस्कान। रियल इनकम सेम रही ना, क्योंकि जब आप कंपनसेट कर देते हैं तो कंपनसेटिंग लाइन पे और ओरिजिनल बजट लाइन पे आपकी रियल इनकम सेम होती है, क्योंकि आपकी रियल इनकम जितनी बड़ी होती है ना, प्राइस कम होने की वजह से आप उतनी ही इनकम पीछे ले आते हैं। देखें, कंपनसेटिंग लाइन रोटेटेड लाइन के ऑपोजिट जो है वो आप लेके आते हैं, तो जितनी इनकम बड़ी होती है उतनी उसके बैक साइड पे ले आते हैं उसकी रियल इनकम, तो इनकम कम कर देते हैं, जिसकी वजह से रियल इनकम जो है वो सेम हो जाती है, ठीक है। लास्ट डायग्राम रिपीट कर दें, समझ नहीं आई, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाला? लास्ट डायग्राम वही है मेरा ख्याल, दोबारा से बता दें, ये वाला मेरा ख्याल कह रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाला है ना। ये दोबारा बता देता हूँ मैं। देखें कि ओरिजिनल बजट लाइन एंड कॉम्पनसेटेड बजट लाइन रियल इनकम remains the same
ऑन, रियल इनकम जो है वो सेम रहती है किस किस के ऊपर, रिमेन्स द सेम ऑन ओरिजिनल बजट लाइन एंड द कंपनसेटेड बजट लाइन, दोनों पे रियल इनकम आपकी सेम रहती है। ये मैं आपको एक बात से समझा दूँ, जैसे आप समझें कि वाई आपके पास फॉर एग्जांपल 100 रुपया है और प्राइस ऑफ एक्स जो है वो फर्ज कर लें 10 रुपये पर यूनिट है, और आपसे मैं कहता हूँ कि रियल इनकम फाइंड करें, तो रियल इनकम का यही फार्मूला ना कि इनकम को प्राइस से डिवाइड कर दें, ये आपके पास रियल इनकम है ना। तो आप कहेंगे जी 100 रुपया डिवाइडेड बाय 10 रुपये, तो ये 10x जो है ये रियल इनकम आ जाएगी। ये फ़र्ज़ कर लें ये आपकी ओरिजिनल बजट लाइन है। अब आप जब रोटेटेड बजट लाइन पे जाते हैं तो इनकम तो आपकी 100 ही रहती है और प्राइस ऑफ एक्स जो है वो 10 रुपये से कम होकर 5 रुपये हो जाती है। इनकम तो सेम रहती है लेकिन प्राइस ऑफ एक्स कम हो जाती है। जब प्राइस ऑफ एक्स कम होती है तो रियल इनकम पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो रियल इनकम में आपके सामने है कि 100 है और अब यहाँ पे डिवाइड किससे होगा, 5 से, तो ये जवाब आता है 20x है ना। तो रियल इनकम में इजाफा हो गया ना, यानी इसका मतलब ये है कि जब प्राइस में कमी आएगी और इनकम क्या है, इनकम सेम है, इनकम सेम रहेगी, इनकम सेम है लेकिन प्राइसेस में क्या आ गई है, कमी आ गई है, तो रियल इनकम जो होती है वो, ये रियल इनकम जो है वो बढ़ जाती है। ये आपके सामने रियल इनकम में इजाफा हो गया। इसका मतलब ओरिजिनल बजट लाइन पर और रोटेटेड बजट लाइन पर रियल इनकम में फ़र्क होता है और वो आपको नज़र आ रहा है कि रियल इनकम यहाँ पर कितनी है, वो 10x है और रोटेटेड बजट लाइन पर 20x है। इसका मतलब ओरिजिनल और रोटेटेड बजट लाइन पर रियल इनकम सेम नहीं होती। रियल income are not same on original budget line and rotated बजट लाइन, ठीक है, इन पर सेम नहीं होती। ये बात समझें, ये आपके सामने है, ये सेम नहीं है, यहाँ 10x है, यहाँ 20x है, लेकिन ओरिजिनल और रोटेटेड बजट लाइन पर नॉमिनल इनकम सेम होती हैं। ये देखें, ये सेम है और ये सेम है, नॉमिनल इनकम सेम है बट नॉमिनल इनकम आर सेम ऑन ओरिजिनल बजट लाइन एंड रोटेटेड बजट लाइन, ठीक है, इन पर सेम होती है। अच्छा, अब कॉम्पनसेटिंग लाइन जो होती है, कॉम्पनसेटिंग लाइन में हम कहते हैं कि आपकी रियल इनकम सेम रहती है। तो रियल इनकम सेम करने का मतलब ये है कि प्राइस ऑफ एक्स में तो कमी आ जाएगी, प्राइस ऑफ एक्स 10 से क्या हो जाएगी, 5 आती है। तो जब आप प्राइस कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली रियल इनकम तो बढ़नी है। देख लें आपके सामने कि प्राइस जब कम करते हैं 10 से आप 5 करते हैं तो रियल इनकम तो बढ़ गई, 10 से क्या होगी, 20 होगी। लेकिन कॉम्पनसेटिंग लाइन कहती है कि नहीं, कॉम्पनसेटिंग ऐसे करें कि कीमत भी कम हो जाए, कीमत भी 10 से क्या हो जाए, कीमत भी 10 से 5 हो जाए, लेकिन रियल इनकम भी सेम रहे। तो उसका एक ही हल है कि आपकी इनकम भी कम कर दी जाए और इनकम आपकी कम करके 100 से क्या कर दी जाए, 50 कर दी जाए। मेरी बात समझ रहे हैं। अब आप नोटिस करें कि अब जो इनकम है वो 100 नहीं रही बल्कि 50 हो गई है। तो जब आपने अपनी इनकम भी कम कर दी तो अब आप रियल इनकम फाइंड करें तो रियल इनकम सेम आएगी, यानी 50/5, तो जवाब आएगा 10x। यानी अब रियल इनकम देखें,
अब आपको समझ आ गई होगी बात कि अब रियल इनकम 10x ही आ रही है। ये 10x वही है, ये 10x जो है वो वही है जो ओरिजिनल पे थी। तो ओरिजिनल पर भी 10x है, अब जरा चेक कर लें। ओरिजिनल पर भी 10x है रियल इनकम, और ये ओरिजिनल पर भी 10x है, और कंपनसेटिंग पर भी 10x है। इसका मतलब ओरिजिनल बजट लाइन और कंपनसेटिंग बजट लाइन पर रियल इनकम क्या रहती है, सेम रहती है। ये आपके सामने यही मैंने लिखा है कि रियल इनकम जो है वो रिमेन द सेम ऑन ओरिजिनल बजट लाइन एंड कंपनसेट। और उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि उसकी ओरिजिनल इनकम में कमी कर दी जाए। इसलिए हमने प्राइस में तो कोई तब्दीली नहीं की, प्राइस तो और रोटेटेड पे भी कम हुई है और कंपनसेटिंग पे भी आप देख लें कि कम हुई हुई नजर आ रही है आपको। तो प्राइस तो कम ही है, 5 ही है। जैसे यहाँ पर 5 है, इस जगह पर, इस जगह पर भी 5 है, कम हुई है ना। लेकिन यहाँ इनकम नहीं छेड़ी थी हमने, यहाँ पर हमने इनकम भी कम कर दी। इसलिए जब कंपनसेटिंग लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो शिफ्टेड लाइन होती है, क्योंकि इनकम कम हो रही होती है ना। इनकम जब कम होगी तो बजट लाइन शिफ्ट करेगी। ये देखें इधर जब कंपनसेटिंग लाइन चेक करें, ये कंपनसेटिंग लाइन है तो ये शिफ्टेड है, किसके, ए बी के पैरेलल पीछे आई है। ए बी लाइन के पीछे देखें तो पैरेलल आई है। अगर आप इसमें से ये रेड लाइन खत्म कर दें, आप इमेजिन करें कि नहीं है यहाँ पे, तो आपको नजर आएगा कि ये दोनों शिफ्टेड लाइंस हैं। अगर मैं करके दिखा भी दूं, अगर अल्लाह करे ये रेड लाइन उसमें से निकल जाती है, ये देखें, ये आपको नजर आई। अब ये दोनों लाइनें देखें, ये ए बी लाइन तो रोटेटेड लाइन थी ना, रोटेटेड लाइन थी ना, लेकिन अब आप देखें कंपनसेटिंग लाइन और ए बी लाइन दोनों एक दूसरे की शिफ्टेड है। यानी इसका मतलब ये यहाँ पे नजर आ रहा है आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनकम में क्या हुई है, कमी हुई है। समझ आई बात आपको, इनकम में कमी, यही चीज यहाँ पे नजर आती है आपको कि इनकम में आपने क्या की है, कमी की है। ये 100 से क्या कर दी, 50 कर दी। ओरिजिनल रियल इनकम तो ओरिजिनल बजट लाइंस पे और कंपनसेटिंग लाइन पे सेम होती हैं, लेकिन नॉमिनल इनकम डिफरेंट होती हैं, है ना। लेकिन बट नॉमिनल इनकम्स, नॉमिनल इनकम इज नॉट सेम ऑन ओरिजिनल बजट लाइन एंड कंपनसेटिंग बजट लाइन। इन पर वो सेम नहीं होती। ये आपके सामने, यहाँ 100 है तो यहाँ 50 है, लेकिन ओरिजिनल बजट लाइन और कंपनसेटिंग बजट लाइन के ऊपर रियल इनकम सेम होती है। ये देखिए, ये सेम है। दिस इज द थिंग जो आप सवाल कर रहे थे कि ये सेम नहीं होती है, वो मैंने आपको समझाया कि सेम होती है। अब मैं दोबारा से वो लाइन ड्रॉ कर दूं जो हमने बनाई थी, ये वाली लाइन थी, ठीक है ना जी। चले जी, तो ये हो गई सारी स्टोरी। थैंक यू वेरी मच एंड चलें जी, आपका जवाब भी आ गया। ओके सर, क्लियर हो गया, थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल होता है, इसलिए मैंने इसको ना इतनी डिटेल में नहीं कराया। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको डिटेल में कराया तो आप और उलझ जाएंगे। ये तो एक डायग्राम है ना, ये तकरीबन इस तरह के 18 डायग्राम होते हैं, तो फिर ये कहीं जाके बातें मज़ीद क्लियर होती हैं। लेकिन आप चूँकि ICMA वालों के लिए इतना ही काफ़ी, जितना मैंने बता दिया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कल हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे 7:30 बजे इंशाल्लाह ताला, और कल हम वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह ताला पूरे कोर्स को। अल्लाह हाफिज़।